नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारा देश प्रगति की राह पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें हमारे किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए और इसे मजबूत करे, तो ऐसे में सबसे पहले किसानों को मजबूत करना होगा, उनका आर्थिक विकास करना होगा। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि कृषि जगत से संबंधित वो तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचे जिनका इस्तेमाल कर आप कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ सके, सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले सके। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर मंत्रालय से। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो। हमारी कोशिश होती है कि हमारे किसानों तक तमाम जानकारियां जल्द से जल्द पहुंचे। आइए जानते हैं कि आज क्या जानकारी आ रही है मंत्रालय से। भारत का विशाल भूभाग, जिसमें 14 करोड़ किसान कई वर्षों से अन्नदाता हमारे जो देश को खिला रहे हैं और पूरी मूल्य श्रृंखला में कहीं हाशिए पे खड़े हैं, ऐसे फसल हो फसल विविधीकरण में जिनसे मूल्य श्रृंखला में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कैसे सपोर्ट मिले। खास करके जो बदलते परिवेश में जहां हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं और पूरा विश्व एक तरफ सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दे रहा है, हमको पानी बचाने के लिए, जल बचाने के लिए वैसी फसलें जिसमें वाटर गजलिंग क्रॉप्स ना हो और वैसे हो जैसे क्या बागवानी की फसल हो या फिर दाल में या फिर कौन कौन सी फसल में किस किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किस प्रकार से डाइवर्सिफाई करें। इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो ये है कि अगर हम बागवानी की तरफ जा रहे हैं तो वो रीजन स्पेसिफिक हो, दाल की तरफ जा रहे हैं, दलहन की तरफ जा रहे हैं तो जो जिस प्रकार से आज हम कोऑपरेटिव में पैक्स से अपेक्स की तरफ देख रहे हैं, जिसकी पहले कभी इसकी संरचना नहीं की गई थी, पहले हमेशा अपेक्स से पैक्स की तरफ जाते थे। तो आज हमारे देश में लगभग ये 62,500 के आसपास पैक्स को जोड़ा गया है और नाफेड के माध्यम से और सहकारिता के माध्यम से जिस प्रकार से किसान को बाजार तक पहुंचने के लिए और बाजार की जो अच्छी चीज़ें वो किसानों तक कैसे पहुंचे, जिससे दलहन में खास करके काफ़ी विविधीकरण होगा। और इसके लिए हम जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम लोगों ने ये प्रण लिया हुआ है कि 2026-27 तक मिला जुला करके 2026-27 तक हम दलहन में जो आज 16,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट करने में, उससे कैसे निजात पाएं। तो इसमें खास करके जो बिहार, झारखंड और उससे वैसा प्रदेश जहां से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जहां की लेबर कॉस्ट काफ़ी चीप है, सस्ती है, बहुतायात में उपलब्ध है, खास करके झारखंड, उड़ीसा का जो संभाग जिसको पहले रेड कॉरिडोर कहते थे, और बिहार का वो भूभाग जहाँ पे जो गैंगटिक बेल्ट में जहाँ हम एक दोनों तरफ गंगा नदी के दोनों तरफ जहाँ हम 150 किलोमीटर का एक नेचुरल फार्मिंग का जोन बना रहे हैं, इनकी इस यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र और इन सबको लेकर के बहुत एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो मिला जुला करके जो पूसा की बहुत सारी किस्में हैं जो किसान लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको दी जा रही है, और इसमें जो एक आत्मनिर्भरता जो क्रॉप प्लानिंग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में ई समृद्धि जैसा जो पोर्टल है जिसके माध्यम से नाफेड में वो किसान जुड़ रहे हैं और लाखों की संख्या में जुड़े हैं, तो वर्तमान में हमारे किसान इसके प्रति ज़्यादा जागरूक हों और सोचें। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मूल्य श्रृंखला में जो बीच के बिचौलियों थे उनको हटाया गया है, ना ही सिर्फ क्रॉप प्लानिंग में बल्कि क्रॉप की मार्केटिंग में भी। तो आज की तारीख में एक किसान के पास बहुत सारे उनके लिए बार्गेनिंग पावर क्या उनके पास हो, जो बाजार में जब वो जाता है तो उनके बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़े, उसमें पैक्स का जो योगदान है, उसमें जो हमारी सहकारिता का योगदान है और सहकारिता सिस्टम में जो पैक्स से अपेक्स की तरफ ध्यान गया है, नया कॉर्पोरेशन मंत्रालय बना है, काफ़ी वर्षों के बाद इसकी बहुत मांग थी। और बाकी की जो संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम और इफ्को के माध्यम से जो नैनो यूरिया की उपलब्धता की जा रही है, तो नेचुरल फार्मिंग खास करके जो नेचुरल दाल है
जो अमूल के माध्यम से अब मार्केटिंग हो रही है और सेल्फ पे पाया जा रहा है और उसका फायदा वापस किसानों को मिल रहा है। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे कैसे हमारे किसान कृषि में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है, ऐसे में कृषि में भी आधुनिक तकनीक के साथ अगर किसान आगे बढ़े तो लाभ निश्चित है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। एक तो ये कि इसमें श्रम में कमी आती है, यानी कम मेहनत लगती है, समय की बचत होती है और इसके साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ती है। आइए जानते हैं कि कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल कर किसान आगे बढ़ सकते हैं। मौसम में हो रहे परिवर्तन से फसल को बचाने के लिए समय पर कटाई और मढ़ाई कर लेनी चाहिए ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। किसान भाई अगर परंपरागत या पुराने यंत्रों से रबी फसलों की कटाई मढ़ाई का काम करते हैं तो इसमें कई तरह की मुश्किलें आती हैं। साथ ही समय व श्रम भी अधिक लगता है। आधुनिक कृषि यंत्रों से कटाई और मढ़ाई का काम करना ही किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होता है। इन कृषि यंत्रों की सहायता से काम आसान हो जाता है, साथ ही समय व श्रम दोनों की बचत होती है। ऐसे में इन यंत्रों की उचित देखभाल और रखरखाव की जरूरत होती है। तैयार रबी फसलों की कटाई और मढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कई यंत्र हैं, जिनमें स्वचालित कंबाइन हार्वेस्टर, स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर, ट्रैक्टर चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर और ब्रश कटर प्रमुख हैं। इन आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार फसलों की कटाई मढ़ाई से लेकर गहाई, साफ सफाई, खरपतवार निकालना सहित दानों को एकत्रित करने का काम भी किया जा सकता है। ये सुविधाजनक उपकरण किसान भाइयों के काम को आसान बनाने में बहुउपयोगी हैं। ऐसे में कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि इन कृषि यंत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे और वे बगैर खराब हुए लंबे समय तक खेती के कामों में इस्तेमाल किए जा सके। कटाई और मढ़ाई के कामों में उपयोग लाए जाने वाले इन कृषि यंत्रों को काम खत्म होने पर अच्छी तरह से पोंछकर और सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। काम से पहले और काम के बाद में यंत्रों के नट बोल्ट की जांच कर लें। इन यंत्रों के घूमने वाले हिस्सों में मोबिल ऑयल और ग्रीस जरूर डालें। साथ ही समय समय पर साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। जहां तक हो सके काम खत्म होने पर मशीनों को ढक कर रखें। किसान भाई अपने कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करने से इन कृषि यंत्रों का बचाव करने में सफल हो सकेंगे और पूरे साल इन यंत्रों का इस्तेमाल खेती में कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा। जी हाँ, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत लगती है और हमारे ऐसे ऐसे किसान हैं जो कि इन चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन किसानों ने अपनी लगन, इच्छा शक्ति और साथ ही साथ नवाचार को अपनाकर अपने लिए एक नई ज़मीन तैयार की है और साथ ही अन्य किसानों के लिए भी ये प्रेरणा साबित हो रहे हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं कृषि स्टार्टअप में हमारे आज के ऐसे ही सफल किसान से जो कि प्राकृतिक खेती करते हैं। ये बैलगाड़ी और ये रहट, इन्हें देखकर आपको पुराना जमाना याद आ गया होगा, लेकिन जब आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ आपको आधुनिकता और पुरानी परंपराएं एक साथ गुंथी हुई नजर आएंगी। ये विवेक चतुर्वेदी के खेत हैं और ये दोनों मशीनें उनके अद्भुत कृषि मॉडल का हिस्सा हैं। ऐसा मॉडल जो प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों से भी 2 कदम आगे है। इनका मॉडल सिर्फ रसायन मुक्त खेती की ही बात नहीं करता, बल्कि प्रदूषण मुक्त खेती को भी अपनाता है। इनके यहाँ बैलों से चलने वाला ट्रैक्टर है जो खेतों की जुताई भी करता है और दूसरे जरूरी काम भी, जबकि रहट फव्वारा सिंचाई पद्धति का हिस्सा है। बस इसमें मोटर की जगह बैल लगे हैं। विवेक को स्थानीय लोग गुड्डा भैया के नाम से जानते हैं। बीकॉम करने के बाद इन्होंने और शहर में अपना बिजनेस जमाया। अच्छी खासी कमाई हो रही थी और जिंदगी शहर की चकाचौंध में गुम थी। गांव पलरा डोडर में विवेक के पास 25 एकड़ जमीन है। कमाल की बात तो ये है कि इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड खेती ही नहीं थी। शायद यही वजह रही कि पहले ही साल इन्हें जबरदस्त घाटा हो गया। वो इस बात से परेशान थे, एक दाना जब हजारों दानों को जन्म दे देता है तो फिर खेती में नुकसान क्यों हो रहा है। कारोबारी दिमाग ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि घाटे की वजह बेतहाशा लागत है। खेती के 7 अंग हैं। पहला बीज, दूसरा जुताई, तीसरा बिजाई, चौथा निराई, 5वां खाद, 6ठा सिंचाई, 7वां कटाई और 8वां मड़ाई। ये 8 जगह किसान का पैसा बाहर जाता है। इसको जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने ये सोचा, और इससे तो किसानी कभी भी फायदे में नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम एक ट्रैक्टर लाते हैं तो 5 साल में वो डेप्रिशिएट होके घट के वो 1/3 दाम 1/4 दाम का रह जाता है। लेकिन एक गाय पालते हैं तो 5 साल में 5 हो जाती हैं। जो उसको खिलाते हैं वो खाद होती है। इस तरह विवेक गाय आधारित प्राकृतिक खेती से जुड़ गए। इनके यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा है और सोलर पैनल भी। गोबर गैस से बिजली बन रही है, चूल्हा जल रहा है और खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल रही है। सोलर पैनल से स्प्रिंकलर जुड़ा है जो मुफ्त में सिंचाई कर देता है। धूप न होने पर स्प्रिंकलर चलाने की जिम्मेदारी बैलों पर ही होती है। जीवामृत को इसी स्प्रिंकलर के माध्यम से फसलों तक सिंचाई के साथ पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसे यंत्र मिल जाएंगे जो या तो हाथ से चलते हैं या फिर बैटरी से। तो कुछ भी हमारा जा नहीं रहा, बाहर से हम कुछ भी ले नहीं रहे। इसी प्रकार से हर अंग पे हमने काम किया। जैसे निराई एक बहुत बड़ा खर्चा है, सिंचाई एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो सिंचाई के कुछ साधन हमने बनाए। जैसे हमने एक ऐसा स्प्रिंकलर बनाया जो दाम में 1/3 से भी कम है। निराई एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत खर्चे का काम है। तो हमने बैटरी से चलने वाला हिंदुस्तान का पहला वीडर बनाया। उसके बाद सोलर पंप भी हमने लिया, सरकार से लिया, और उसको हमने मल्टी फंक्शनल बनाना शुरू कर दिया। यानी उसी से हमने अपना थ्रेशर चलाना शुरू कर दिया। उसी से हमने आटा चक्की, धान मिल, ये सब बनाने शुरू कर दिए। तो हम प्रोसेस करके माल को बेचने लगे, जिससे हमको अच्छे दाम मिलते हैं। विवेक के पास 30-32 गायें हैं और 2 जोड़ी बैल। इनसे रोजाना 300-400 किलो गोबर मिल जाता है। विवेक आसपास के बहुत से किसानों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
कई किसान तो ऐसे हैं जो खेती छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। विवेक के मॉडल ने उनके मन में नई उम्मीद जगाई है। लोगों में अब जागरूकता आ रही है। वो धीरे धीरे ही सही रसायन मुक्त उत्पादों को पसंद करने लगे हैं। केमिकल प्रभावों से मुक्त फसल के बाजार में अच्छे भाव मिल जाते हैं। सरकार भी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना चला रही है। इसके जरिए 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के आधार पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल तक 12,200 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। इनमें से 2,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में सीधे किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। अब तक 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी खेती का रूप माना गया है। ऐसा रूप जिसका मकसद धरती को बचाने के लिए कार्य योजना पर अमल करना है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, जिसे खास तौर पर छात्रों के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी स्कूलों को साथ लेकर सॉइल हेल्थ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। छात्र लैब में समझ रहे हैं कि कैसे मिट्टी की जांच की जा सकती है और इसके पोषक तत्वों को समझा जा सकता है। छात्र भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है कि छात्रों को बचपन से ही इस बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो जिम्मेदार नागरिक बन सके। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य? क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओ मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे।
इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। यह एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, आप समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं? बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो
ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको जानकारी दी सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कृषि संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जिम डेली 1 से 2 घंटा। अरे वाह, पर रोज क्यों? बॉडी बिल्डिंग, टाइम तो लगता है। स्क्रीन टाइम तो काफी है आपका। बिल्कुल, अब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तो मिलती है और एंटरटेनमेंट भी। पर इतना टाइम? नॉलेज बिल्डिंग, ये भी तो जरूरी है। आसान नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना। सही कहा आपने। पूरे दिन रील्स बनाओ, कैप्शन चुनो, पोस्ट करो, स्टोरीज अपलोड करो। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक्चुअली। पर इतना कुछ किस लिए? इमेज बिल्डिंग, व्हाट एल्स? पर वोट नहीं डाला आपने। वोट क्या फायदा? नेशन बिल्डिंग। और हाँ, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। ख्याल बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। पशुपालन में भारत कैसे हुआ अग्रणी? संभव हुआ रोगों पर नियंत्रण और मिली बड़ी कामयाबी। हम बताएंगे सफलता के पीछे की कहानी, पशुपालन क्षेत्र के चिकित्सकों की जुबानी। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर दूरदर्शन किसान पर देखिए अपना पशु चिकित्सक विशेष, रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। आज किसान प्रश्न मंच की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश। खेती में कृषि यंत्रीकरण की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। शरीर के भीतर कैसे बढ़ाएं हमें सेहतमंद बनाने वाले माइक्रोबायोम। संक्रमणों से बचाने वाले माइक्रोब्स के बारे में जानिए मंथन में शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान।
बदलते